4000 जातियों में अभी भी उतना ही शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है कि वो अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं हो रहे हैं। हर दिन ओबीसी का सीट एनएफएस हो रहा है, हर क्षण उनको ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की बहाली हुई, उसमें जितना होना चाहिए नहीं दिया गया। जो अपने आप को पिछड़ों के मसीहा और वोट मांगने जाते हैं कि आप संविधान को हाथ में रख के कहिएगा इसको बचा रहे हैं और लोगों के तमाम जो अधिकार है छीने जा रहे हैं, तब ये कौन सा संविधान आप बचा रहे हैं? अगर ये सांसद इकट्ठे हो जाए तो क्या मजाल है कि कोई सरकार डिग जाए। और नहीं खड़े हो सकते तो लिख के दें। हम लोग तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं सड़कों पर। कांग्रेस जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, एक बार फिर से उसने गच्चा दिया है कि जिन मुद्दों को प्रखर रूप से न्याय यात्रा में उन्होंने उठाया और जिस मुद्दों पर हम लोगों ने उनको ब्रीफिंग की उस पर वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। तेलंगाना में उनके मुख्यमंत्री मंदिर में डिप्टी सीएम दलित जो थे नीचे ज़मीन पर बैठे, उस पर एक शब्द नहीं बोला। नरेंद्र मोदी ओबीसी क्लेम करते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पिछड़े समाज के हितैषी हैं। उनसे कोई उम्मीद है कि शायद इस बार करा पाए? देखिए, वो चाहेंगे तो दोबारा से पिछड़े वर्ग का एक तरह से कॉन्फिडेंस को वो ले सकते हैं इस मुद्दे पर पहल करके। मेरे साथ शिक्षाविद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सामाजिक आंदोलन, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के पुरोधा, आप सब जानते हैं मंडल मसीहा, और जिन्होंने बीपी मंडल साहब, जिन्होंने इस देश को 65-70% आबादी की ज़िंदगी को बेहतर किया, उनके लेजेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर सूरज मंडल हैं। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और 23 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा आयोजन है। मुद्दा वही है जाति जनगणना। सर क्या कहेंगे? सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर जाति जनगणना 1932 के बाद नहीं हुई। पिछली बार यूपीए 1 में जाति जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े नहीं जारी किए गए। क्या यूपीए 2 में भी नहीं हुई? क्या नरेंद्र मोदी 10 साल रह चुके हैं, अब जाति जनगणना की उम्मीदें हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषणा भी थी 2021 में और प्रयास भी रहा है कि जाति जनगणना नहीं हो, लेकिन वो क्या किए थे कि 2021 में जिसको होना था उसको कोविड के नाम पर रोक दिया, और 2024 यानी 4 साल हो गए, जो आज तक 1901 से लेकर अभी तक वर्ल्ड वॉर के समय भी इतना लंबा अंतराल नहीं था कि जनगणना नहीं हुई। उसको ये चाहते थे कि अगर हम वही 400 पार करेंगे तो ये सब चीज़ नहीं होगी, लेकिन समस्या आ गई है कि एक बैसाखी की सरकार है और इसमें जाति जनगणना को अपने मुद्दा मानने वाले कम से कम जदयू जैसे पार्टियां हैं, तो उनको जाति जनगणना करनी है। लेकिन देखिए, इसमें जो बड़ा खेल किया गया था 2010 में भी, उसमें कांग्रेस के 2 बड़े नेता पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी, उस समय कपिल सिब्बल तो पीछे से थे, प्रत्यक्ष रूप से ये दोनों थे जिन्होंने संसद के सर्वसम्मत प्रस्ताव को नेगेट करने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए, इसको ये उन्होंने एक अलग से एक तैयार किया मसौदा, जिसके तहत कमिश्नर ऑफ सेंसस, जो कि अधिकृत है संविधान द्वारा सेंसस करने का, उसके बजाय एक एनजीओ को दिया और 5000 करोड़ अलॉट किया। और वो किसके अंतर्गत? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स और दूसरा रूरल डेवलपमेंट। और दोनों का जो नतीजा है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उसको लोगों के समक्ष नहीं रखा है। उनका कहना है, और अरुण जेटली जी ने एक बयान दिया था कि इससे समाज में बहुत तनाव हो जाएगा। अब समझिए, संख्या जानने पर क्या तनाव होगा। क्या वजह है? 4000 से ज़्यादा जातियां हैं। मंडल साहब की तस्वीरें हैं। बीपी मंडल साहब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और जब मौका था इनके पास प्रधानमंत्री बनने का, मैं फिर कह रहा हूँ, इतिहास थोड़ा सा दोहराइए, जब इस देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने वाली थी, जब इमरजेंसी लागू हुआ, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई, उस समय मौका था बीपी मंडल साहब को, वो प्रधानमंत्री बनते, लेकिन मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और बीपी मंडल साहब ने मंत्रिमंडल में भी जाना उचित नहीं समझा, और ओबीसी की जो 4000 से 5000 जातियाँ थी उन सबको एक धागे में पिरोया और बाबा साहब के संविधान को अमली जामा पहनाया और जातियों में बटे ओबीसी को कम से कम एकजुट किया। क्या लगता है कि ये इतना बड़ा काम था उनका,
और 4000 जातियों का मामला है जिनको ओबीसी का संवैधानिक दर्जा मिला। उनका रिजर्वेशन कम से कम अगर बिहार को मॉडल माने जिस पर रोक लग गई, या तमिलनाडु को माने तो 65% रिजर्वेशन चाहिए, 27% भी लागू नहीं हो रहा है। तो क्या 4000 जातियों में अभी भी उतना ही शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है कि वो अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं हो रहे हैं, या उनको सचेत नहीं होने दिया जा रहा है? आप एक चुनाव लड़े हैं शंभू जी, और हम आपके साथ भी थे, हम तन मन से लगे हुए थे। ये मैं कहता हूँ कि ये जो आप देख लिए होंगे कि हमारे समाज के लोग नीचे के स्तर पर कितने अनभिज्ञ हैं, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है उनके साथ। आपने वो मसला उठाया था कि एक व्यक्ति जो गाली दिया एक हमारे पूरे समाज को, उसके खिलाफ एक मजबूती से संघर्ष होना चाहिए। वो मसला जो है कई वर्षों से उठ रहा है। आज भी जब एनएफएस हो रहा है ओबीसी, जो आप बोले ना 27%, हर दिन ओबीसी का सीट एनएफएस हो रहा है, हर क्षण उनको ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की बहाली हुई, उसमें जितना होना चाहिए नहीं दिया गया। इसके अलावे भी जो बड़ी बड़ी बहालियाँ हो रही है नहीं दी जा रही है, तो इसकी जिम्मेदार लोग तो हैं, लेकिन लोग के नेतृत्व कौन कर रहे हैं? कौन है वो जो अपने आप को पिछड़ों के मसीहा और वोट मांगने जाते हैं? अगर वो हम ये जो सम्मेलन 23 जुलाई को हम कर रहे हैं, इसी बात को तो कह रहे हैं कि आप संविधान को हाथ में रख के कहिएगा इसको बचा रहे हैं, और लोगों के तमाम जो अधिकार है छीने जा रहे हैं, तब ये कौन सा संविधान आप बचा रहे हैं? वो कागज़ भी नहीं अंदर का आप देख रहे हैं कि जिसको चाट लिया गया है, जिसको सर्वसम्मत अधिकार है जो ओबीसी को मिलना चाहिए। एक ही चीज़ से शंभू जी यह देश के लोगों को तय हो जाएगा, अगर इस संसद में ये प्रावधान कर दिया जाए कि कमिश्नर ऑफ सेंसस जाति जनगणना के लिए तैयार हो, जाति आधारित जनगणना के लिए तैयार हो जाए और करें, तब मैं मान लूँगा कि आज के नेतृत्व में चाहे वो जो नाम दें, पीडीए दें, संविधान दें, या को बचाने वाले, वो सही मायने में लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो हम तो यही आह्वान कर रहे हैं लोगों से कि 9 अगस्त को पहली बार एक बार सड़क पे आइए, चाहे वो नीट का मसला हो, या वो जाति जनगणना का मसला हो, या जो भी मसला हो, एक बार सड़क पे निकलिए। मंडल साहब, क्या लगता है, अभी कहा जा रहा है कि पहली बार संसद में 92 के बाद, 1992 के बाद जब दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है इस देश में, ओबीसी सांसदों की संख्या बढ़ी। अभी लगभग 138 सांसद चुन के आए हैं तमाम पार्टी के दलों से जो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ा 70-65% वोट का अधिकार है, जिसमें सिख हो ओबीसी मतलब मुस्लिम समाज के लोग 90%, सिख समाज के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि क्रिश्चियन सिर्फ नहीं है, वो तो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब में है। नहीं, वो भी है ओबीसी। तो क्या लगता है कि एक बड़ा वर्ग जिसके पास इतना वोट है, उसमें और जिनकी लड़ाई बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान कर दिया, आर्टिकल कर दिया ओबीसी का, कहा कि सोया हुआ हाथी है, उसके बाद मंडल साहब ने, बीपी मंडल साहब ने आगे बढ़ाया, तो क्या कमी कहाँ रह जा रही है? अब तो 138 सांसद हैं। कमी है, जो एक बात रामविलास पासवान कभी कहते थे कि नीयत में कमी दिखाई पड़ती। मैं समझता हूँ नीयत में कमी। अगर ये सांसद इकट्ठे हो जाए तो क्या मजाल है कि कोई सरकार डिग जाए, किसी भी सरकार को ये हिला सकते हैं। तो मैं तो अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से तमाम सांसदों को भी जो पिछड़े वर्ग से हैं कि उनके हक के लिए कम से कम खड़े हो, और नहीं खड़े हो सकते तो लिख के दें। हम लोग तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं सड़कों पर, आप रोज़ हमारे साथ सड़कों पे भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो है नीयत की कमी है। इस नीयत को जब तक ठीक नहीं करेंगे वो, तब तक पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं होगा। बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान किया, उसको फिर से मजबूत किया बीपी मंडल साहब ने। उसके बाद जगदेव बाबू हो, मान्यवर कांसीराम साहब हो, लालू यादव हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास जी हो, करुणानिधि हो, स्टालिन हो, एक लंबी फहरिस्त रही नेताओं की जो ओबीसी कम्युनिटी से भी थे, मान्यवर साहब बहुजन समाज से थे। क्या अभी भी दलित समाज के जो बड़े नेता हैं वो जाति जनगणना के मुद्दे पर तो प्रखर हैं, ओबीसी के नेताओं की चुप्पी है अब, जो नए युवा नेता हैं? बिल्कुल चुप्पी है, दिख रहा है। कौन से ओबीसी नेताओं ने कहा है कि एनएफएस जो हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए? किस ओबीसी नेता ने उठकर कहा है कि देश में जितने तरह के जो बहालियां हो रही हैं, जो गैर कानूनी रूप से हो रही हैं, या नीट जैसे जगह में जब अन्याय हो रहा है, तो क्या उसमें ओबीसी के लोग नहीं हैं? कौन मांग कर रहा है कि इस मंत्री को हटाया जाए?
ये मैं आप बिल्कुल कर रहे हैं, वो चुप्पी ऐसी चुप्पी है जिससे उनका जो चरित्र है वो संदिग्ध हो जाता है। क्या लग रहा है अभी भी दलित समाज के लोग भरपूर साथ दे रहे हैं ओबीसी कम्युनिटी के अधिकार के लिए? आज मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भी परिवर्तन हुआ वो तमाम हम जैसे कई लोगों को गालियाँ भी पड़ी, उसके बावजूद परिवर्तन हुआ। तो इसलिए परिवर्तन हुआ क्योंकि ओबीसी समाज जो है और दलित समाज जो है इकट्ठे खड़े होकर अपनी बात को रखे। ईवीएम तक को उन्होंने हराया है 4-5 जगहों पर, तो बहुत कम मार्जिन से स्थानीय जो प्रशासन है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। नहीं तो जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट था 37 में, मैं समझता हूँ 5 सीट और जोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव में जाति जनगणना का मुद्दा बनाया था, लेकिन पहला सेशन जब पार्लियामेंट का होता है तो वो इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव और आरजेडी के कुशवाहा जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन, इन 3 लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। क्या लग रहा है कि जिस कांग्रेस जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी, एक बार फिर से उसने गच्चा दिया है? देखिए, अभी तो हम उनको एक और मौका देंगे, लेकिन हमें ज़रूर आश्चर्य लगा कि जिन मुद्दों को प्रखर रूप से न्याय यात्रा में उन्होंने उठाया और जिस मुद्दों पर हम लोगों ने उनको ब्रीफिंग की व्यक्तिगत तौर पर और जिसको बड़ी मजबूती से वो आगे बढ़ाए, उस पर वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद भी तेलंगाना में उनके मुख्यमंत्री मंदिर में डिप्टी सीएम दलित जो थे नीचे ज़मीन पर बैठे, उस पर एक शब्द नहीं बोला। हैदराबाद में अडानी को बिजली वसूलने का पूरा ठेका दे दिया गया। जाति जनगणना से पर राहुल गांधी की राय से सहमत हैं? अब नहीं, हम लगातार टेस्ट कर रहे हैं। हम थोड़ा नरेंद्र मोदी ओबीसी खुद को क्लेम करके आए हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस ने 60 साल तक जाति जनगणना नहीं कराया, आंकड़े एक बार हुआ तो आंकड़े नहीं आए। उस समय बीजेपी के तमाम नेता थे, चाहे कुमदेव नारायण यादव हो, चाहे मुंडे साहब हो। अब तो इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और जाति जनगणना हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। नरेंद्र मोदी ओबीसी क्लेम करते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पिछड़े समाज के हितैषी हैं। उनसे कोई उम्मीद है कि शायद इस बार करा पाएं? देखिए, नरेंद्र मोदी के हाथ में बहुत ताकत थी, अब भी बरकरार है। वो चाहेंगे तो दोबारा से पिछड़े वर्ग का एक तरह से कॉन्फिडेंस को वो ले सकते हैं इस मुद्दे पर पहल करके। उनके हस्तक्षेप से अगर देश में जातिगत जनगणना हो जाएगी तो वो दोबारा से इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि वो कहेंगे कि भाषण एक और था और असल ओबीसी होने के नाते मैं अपने खून के कारण आपके मुद्दे को उठाया और उसको मैं लागू किया। पर देखा जाए, आप बीपी मंडल साहब के परपौत्र हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और आप जिस तरह से आप पिछले 15 सालों से तो मैं देख रहा हूँ संघर्षरत हैं, समाज से क्या अपील करेंगे? क्या ये सिर्फ आपके परिवार की जिम्मेदारी है आपकी, है समाज 4000 जातियों में बटा ओबीसी समाज की जिम्मेदारी है जिसको मंडल साहब ने एक धागे में पिरोया? ये बड़ी जिम्मेदारी देश की है, देश के तमाम पिछड़े वर्ग की है, बहुसंख्यक समाज की है, दलितों की है। और इन सब को लेकर हम चाहेंगे कि इतना ही कहना चाहेंगे, आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब भी कोई एक व्यक्ति आपके लिए खड़ा होता है, जैसे हमारे शंभू भाई भी खड़े हुए, तो उनको आपका सहयोग मिलना चाहिए। नहीं तो जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है वो कमज़ोर होते जाएंगे और फिर उनका और आपका कोई नहीं सुनने वाला रहेगा। तो सोचिए, इस देश में जाति उन्मूलन को लेकर बहुत काम हुए, लंबा इतिहास है। कबीर, रविदास महाराज, फुले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब ने जहाँ SC ST OBC को संवैधानिक अधिकार दिया, जाति के वर्जनाओं को तोड़ा और जाति में बटे समाज को एकजुट किया। और सबसे उसके बाद बाबा साहब ने जो संवैधानिक प्रावधान किया था उसको बीपी मंडल साहब ने, उनके पास मौका था, वो मंत्री बन सकते थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, लेकिन उन्होंने ओबीसी कमीशन का जिम्मा लिया और 4000 से ज़्यादा जातियों को एक धागे में पिरोया। और बाबा साहब के बाद जातिवाद खत्म करने का अगर सबसे ज़्यादा क्रेज जाता है तो बीपी मंडल साहब को जाता है, जिन्होंने इस देश की सबसे बड़ी किसान जातियों को, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, सबको रिकमेंड किया कि ये सब के सब जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, 4000 जातियों को एक धागे में पिरोया और ओबीसी का दर्जा दिलवाया। और 92 में वो लागू हुआ जब संसद में रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव जैसे लोग थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं सोचिए, 1932 के बाद अंग्रेज के समय जाति जनगणना हुआ, उसके बाद से ओबीसी की गिनती नहीं हुई है, तो आखिर किसको डर लग रहा है? इस देश के मेहनतकश लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। और गनीमत यह है कि 1992 में जो 27% रिजर्वेशन लागू हुआ नौकरियों में, वो भी आज हर जगह लागू नहीं है।
और 2000 यूपीए 1 में जब अर्जुन सिंह ने स्कूल कॉलेज में आरक्षण को लागू किया, यूपीए ओबीसी का, वो भी आज लागू नहीं हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा ओबीसी के हकों की हकमारी हो रही है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि अभी भी बीपी मंडल साहब के परपौत्र सूरज मंडल साहब इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 65 से 70% आबादी वाला समाज, जिसको ओबीसी कहते हैं, जो मुस्लिम हो सकता है, जो सिख हो सकता है, जो हिंदू हो सकता है, जो बुद्धिस्ट हो सकता है, वो कहीं ना कहीं आज चुप है। नतीजा ये है कि जाति जनगणना नहीं है, और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि आप जज कितने हैं, कलेक्टर कितने हैं, एसपी कितने हैं, डीएम कितने हैं, सीएम कितने हैं, पीएम कितने हैं, मजदूर कितने हैं। आपके पास मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में आप कितने हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में पहला ओबीसी कलेक्टर आईएएस तब बनता है जब मंडल कमीशन लागू होता है। तो ये चमत्कार था मंडल साहब का, बीपी मंडल साहब का। उनके परपौत्र इस न्यायिक, इस सामाजिक जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग की क्या राय है? क्या 65% आबादी वाला ये ओबीसी समाज अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कब तक संघर्षरत रहेगा, और आखिर उनको संविधान में जो अधिकार है वो कब मिलेगा? और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जाति जनगणना हो। उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 23 तारीख को। अगर आप दिल्ली एनसीआर आसपास में रहते हैं तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में समय 3 बजे से एक बड़ी बैठक है इसी मुद्दे पर, जाति जनगणना को लेकर। आप चाहें तो उसमें शरीक हो सकते हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस तरह की खबरें आपको कोई भी सोशल मीडिया का सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण पत्रकार भी नहीं बताएगा। वो हिंदू मुस्लिम बताएगा, वो आपको तमाम कांग्रेस बीजेपी बताएगा, लेकिन दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, ओबीसी की खबरें नहीं बताएगा। नेशनल दस्तक की जिम्मेदारी है कि जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो हाशिए के समाज के लोग हैं, उनके संवैधानिक अधिकार की बात आप तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया सर, हमसे समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन श्रवण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।